जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में बाबू हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का एक चैप्टर है जिसका नाम है बाबू संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर का बाबू बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ाने वाले हैं। बाबू ये बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में एक दो बार नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, इसलिए प्रश्न को ईमानदारी से तैयार कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम बाबू पास में आ चुका है। ठीक है बाबू, यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पढ़ने का प्रयास करते हैं और पहला प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। बाबू पहला प्रश्न बाबू देखिए, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। बाबू ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर हम लिखे नहीं बल्कि ये कई बार पूछा हुआ है। नहीं विश्वास है विद्या क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे ना तो वहाँ पर आपके देख लीजिएगा। ठीक है, तो बाबू लेटराइट मिट्टी का रंग बाबू लाल होता है, सब लोगों को पता होगा। ठीक है, तो टिक मार लीजिए, ऑप्शन नंबर क लाल होता है। लेटराइट मिट्टी का रंग बाबू कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबू प्रश्न है। कह रहा है देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, क्या कह नहीं रहा है, इसको मतलब निकालिए। मृदा अपरदन है बाबू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मृदा अपरदन आपके बोर्ड एग्जाम में ना 2 अंक का प्रश्न बनता है हमेशा, तो इसको ये पढ़ लीजिएगा बाबू। इसका मृदा अपरदन का बाबू मतलब होता है मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को बाबू मृदा अपरदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही होगा, इसको टिक मार लीजिए। चलिए बाबू तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। करें कि सतत पोषकीय विकास है बाबू। सतत पोषकीय विकास का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बाबू ये होता है ना, किसी चीज में आप विकास कर रहे हैं बल्कि पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है कि विकास हो तो लेकिन पर्यावरण का भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो बाबू इसका मतलब होता है विकास आप करें, आप जिंदगी में खूब विकास करें बल्कि पर्यावरण को नुकसान करके नहीं। इसका मतलब होता है सतत पोषकीय का मतलब होता है। ठीक है, समझ में आया ना, तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा बाबू। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न बाबू ध्यान से पढ़िएगा। पूरी तट के डेल्टाओं पर जो पाई जाने वाली मिट्टी होती है वो कौन सी होती है। देखिए आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पढ़े होंगे, तो देखिए जो पूरब है ना, पूरब जो नदी डेल्टा है, जो नदी है वहाँ के जो डेल्टा है वहाँ पर कौन सी मिट्टी बाबू पाई जाती है। बाबू याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम डिस्ट्रिक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। कह रहा है उत्खात भूमि कैसी होती है। बाबू क्या प्रश्न क्या कर रहा है कि उत्खात भूमि कैसी होती है। ठीक है बाबू, उत्खात भूमि का मतलब होता है ना ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो। देखिए ऑप्शन नंबर ग सही होगा बाबू, इसका टिक मार लीजिए कि ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो उसको उत्खात भूमि कहा जाता है। ठीक है, चलिए बाबू छठा प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए छठा प्रश्न बाबू ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। कह रहा है ना मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन। बाबू याद रखिएगा जो मृदा है, देखिए प्रश्न बहुत खतरनाक प्रश्न है। देखिए प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है, तो बाबू याद रखिएगा नवीनीकरण। नवीनीकरण मतलब जिसे किसी कितना भी उपयोग करें ये समाप्त नहीं होता है। ठीक है, उसको नवीनीकरण योग्य संसाधन बोला जाता है। और बाबू अनवीनीकरण मतलब होता है जिसे एक बार यूज करें समाप्त हो जाए, जैसे पेट्रोल होता है, कोयला होता है बाबू, एक बार यूज करेंगे आप समाप्त हो जाएगा, उसको अनवीनीकरण योग्य संसाधन बोलते हैं। और जो मृदा है बाबू कई बार उपयोग करेंगे बल्कि समाप्त नहीं होता है। ठीक है, उसको नवीनीकरण योग्य संसाधन बोलते हैं। बाबू चलिए देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न बाबू ध्यान से पढ़िए। कह रहा है नदियों द्वारा जो लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा कौन सी होती है। जैसे नदी है, बहुत सारे जैसे नदी बाढ़ आता है तो एक जगह मिट्टी ला के इकट्ठा कर देते हैं, तो वो मिट्टी कौन सी होती है। बाबू याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी होती है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़े मतलब खेती की जाती है, चावल धान गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है, मक्का का खेती की जाती है। बाबू याद रखिएगा प्रश्न पूछा भी गया है कि जलोढ़ मिट्टी कौन सी निम्न में से मतलब खेती की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा चावल, मुख्य रूप से चावल धान गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए बाबू आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। देखिए कह रहा है निम्न में से, ध्यान से प्रश्न को पढ़े, करेंगे निम्न में से कौन सी जलोढ़ मिट्टी का विशेषता नहीं है। अब देखिए प्रश्न देखिए इसमें से कौन सी जलोढ़ मिट्टी की विशेषता नहीं है ये जानना जरूरी है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। बाबू ये सही है, पहला ऑप्शन को ऑप्शन सही है, जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। बाबू दूसरा ऑप्शन देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है। जलोढ़ देखिए कह रहा है कि अधिकतर जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें पोटास, फास्फोरस और चूना की मात्रा होती है, ये भी सही है बाबू। देखिए जलोढ़ मिट्टी बाबू चूना, जैसे चूना पत्थर होता है, पोटास होता है, फास्फोरस होता है। ठीक है बाबू, ग ऑप्शन पढ़ते हैं। ग ऑप्शन बाबू कह रहा है जलोढ़ मिट्टी में रेत, सिल्ट और मृतिका पाई जाती है। बाबू यही सही है, ये भी सही है बाबू। आप देखते हैं घ ऑप्शन यहाँ कपास के लिए उपयुक्त है। बाबू ये गलती है, ये कपास के लिए काली मिट्टी उपजाऊ है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि कपास, यहाँ पर देखिए लास्ट ऑप्शन है ग, कपास के लिए उपयुक्त है। बाबू जलोढ़ मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त नहीं है, ये जो काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी के लिए कपास उपयुक्त है। ठीक है, चलिए बाबू ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग। ठीक है, घ सॉरी। ठीक है, चलिए बाबू नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा बाबू। कह रहा है निम्न में से कौन मरुस्थलीय मृदा की विशेषता नहीं है। देखिए मरुस्थलीय मृदा की विशेषता नहीं है, इसका प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए इसका प्रश्न का जो उत्तर क्या होगा समझ लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन देखिए मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है, ये सही है। मरुस्थलीय मृदा का जैसे इसमें से प्रश्न पूछा है कि मृदा जैसे मरुस्थलीय मृदा की विशेषता नहीं है, ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए इसमें से नहीं कौन है वो जानना हमको ना। पहला ऑप्शन सही है कि मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है, वो सही होता है।
हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन बाबू, ख ऑप्शन देखते हैं। ख ऑप्शन है कि ये मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। ये भी सही है कि जो मरुस्थलीय मृदा होती है आमतौर पर रेतीली और लवणीय दोनों होती है। बाबू आप देखते हैं ग ऑप्शन। ग ऑप्शन निकला कि कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि यहाँ झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाना भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। बाबू लास्ट ऑप्शन देते हैं घ मरुस्थलीय मृदा काफी उपजाऊ होती है। बाबू ये गलती ऑप्शन है। मरुस्थलीय मतलब जो मृदा होती है काफी उपजाऊ नहीं है, तो इसका जो बाबू राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। इसमें से ऑप्शन क्या पूछा था प्रश्न, मरुस्थलीय मृदा का विशेषता नहीं है, ये प्रश्न पूछा था। बाबू चलते हैं 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न में आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित जो होने वाली मिट्टी कौन सी है। बाबू काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट या लाल मिट्टी। तो बाबू याद रखिएगा जो ज्वालामुखी फटता है ना बाबू, तो काली मिट्टी का जैसे ऑप्शन नंबर इसका जो क ऑप्शन सही होगा। तो जो कौन सी मिट्टी निकलती है बाबू, तो वो निकलती है बाबू काली मिट्टी। चलिए बाबू 11वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि चादर अपरदन क्या है। ये क्या है चादर। देखिए जैसे कोई भी मिट्टी आती तो कोई भी मिट्टी नदी द्वारा बहा कर ले आकर बिछा देना क्या कहलाता है, चादर अपरदन कहलाता है। ठीक है, तो अपरदन क्या कहलाता है, जैसे किसी मिट्टी को काटना अपरदन कहलाता है। तो बाबू ये प्रश्न क्या कह रहा है कि देखिए इसका जो अर्थ निकलता है कि जब जल से विस्तृत क्षेत्र में ढके हुए ढाल के नीचे की ओर की बहता हुआ ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, उसे चादर अपरदन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है बाबू, देखिए जब जल ना, जब जैसे मान लीजिए ये मिट्टी है और जल जब क्या करती है ऊपरी मृदा को काट के कहीं जाके एक जगह मतलब ये जल में घुल जाती है। जैसे आप घर में देखे, आपके गांव में देखे होंगे जब बारिश होता है तो मिट्टी काट के जाकर जल में घुल जाता है, जैसे जहाँ पोखरा तालाब में इकट्ठा हो जाता है बाबू, तो उसको क्या कहते हैं, चादर अपरदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बाबू इसका ग ऑप्शन सही होगा। जब जल से विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल से नीचे की ओर बहता हुआ काफी, मतलब ये प्रश्न जिसका राइट है तो बाबू ग होगा। ठीक है, अभी बता चुके हैं इसका उत्तर कैसे आपको फाइंड करना है। ठीक, चलिए बाबू 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाबू कह रहा है ना कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो बाबू हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, क्या टिक मारेंगे आप। ठीक है, चलो बाबू उसको समझ लेते हैं। जो बाबू लौह अयस्क है ना वो एक अनवीनीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, अनवीनीकरणीय योग क्या होता है, देखिए आगे हम बताएंगे बाबू, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे अनवीनीकरणीय नवीनीकरणीय योग संसाधन क्या होता है, जैव संसाधन क्या होता है। ठीक, वो सारा चीज़ बाबू पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी बताया है कि इसको एक बार उपयोग करने पर समाप्त हो जाता है नहीं। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। तो बाबू जो ज्वारीय ऊर्जा होती है ना पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। बाबू ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर होगा, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है, चलिए बाबू 14वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंजाब में निम्नलिखित जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। 2020 में प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, जो एनेक्स का और बीजेड कोड में पूछा हुआ है। तो पंजाब में जो भूमि है बाबू इसका निम्नीकरण करने का प्रमुख कारण क्या है, अब उसका बाबू राइट आंसर होगा ग ऑप्शन, अत्यधिक सिंचाई। ठीक है बाबू, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बाबू आप 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट से बाबू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका जो देखते हैं उत्तर क्या होगा। देखिए कह निम्नलिखित में से बाबू किस प्रांत में सीढ़ीदार और सोपानी की खेती की जाती है। बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो बाबू याद रखिएगा जो उत्तराखंड है ना बाबू वहाँ पर सीढ़ीदार या सोपानी की खेती की जाती है। चलिए बाबू 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न बाबू क्या कर रहा है, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी जो मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो बाबू याद रखिएगा निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। बाबू महाराष्ट्र के क्षेत्र में, महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, गुजरात, थोड़ा बहुत गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। तो बाबू याद रखिएगा थोड़ा बहुत झारखंड में पाया जाता है, बल्कि अधिक मात्रा में महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। बाबू इसका राइट आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। 17वां प्रश्न बाबू है। 17वां प्रश्न का उत्तर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि जैव संसाधन की उत्पत्ति का आधार प्रकार बताइए। जैव की उत्पत्ति के आधार का प्रकार बताइए। बाबू इसका जो है ना जैव और अजैव संसाधन होगा। बाबू ऑप्शन नंबर क इसका सही होगा। चलिए बाबू 18वां प्रश्न देखते हैं। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसको हम बढ़िया से नहीं बता रहे, जो इंपॉर्टेंट है उसको गहराई से बता रहे हैं बाबू, ध्यान से कभी सुनिएगा मेरे बात को। ठीक है, चलिए वो 18वां प्रश्न देखते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए ये भी बताए हैं कि कहाँ पर पाई जाती है। कुछ मतलब राजस्थान में पाई जाती है, मतलब राजस्थान में नहीं पाई जाती, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, कुछ झारखंड में। बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर गुजरात दिया है तो ऑप्शन नंबर गुजरात सही होगा। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न बाबू कह रहा है कि लाल मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी जो है मतलब मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, किस क्षेत्र में, किस पठार में पाई जाती है। बाबू याद रखिएगा ये मालवा प्रदेश में पाई जाती है। बाबू ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा, मालवा प्रदेश में पाई जाती है। चलिए बाबू 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न फाइनल बोर्ड या दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे पर्वत पर मृदा अपरदन का साधन क्या है। जो पर्वत पर जो मृदा का कटाव होता है उसका कारण क्या है। बाबू इसका राइट आंसर जब होगा वो होगा जल। जब जल बहता है जैसे मतलब पहाड़ों से ना, तो उसका मिट्टी का कटाव होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पर्वत पर मृदा
अप्रदन। ठीक है बाबू, 21वां प्रश्न देखिए ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। करे भूमि एक क्या है? भूमि क्या है बाबू? ये भूमि एक है ना प्राकृतिक संसाधन है बाबू। ये ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। चलिए बाबू 22वां प्रश्न पढ़ते हैं। 22वां प्रश्न ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। करे निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। कौन सी मिट्टी का प्रकार नहीं है बाबू? काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, प्लेटराइट मिट्टी, बल्कि सीमेंट एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, ये पत्थर का प्रकार है बाबू। समझ में आ रहा है ना? चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम डिस्ट्रिक्ट है बाबू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करे निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो बाबू ये बता दिए सीमेंट एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, ये भी बता चुके हैं। 22वां प्रश्न 20 में पूछा हुआ है बाबू। देखते हैं 23वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा अजैव संसाधन है बाबू? इसमें से प्रश्न पूछा है अजैव जैव ये क्या होता है अभी बताएंगे आगे, टेंशन मत लीजिए। इसमें से प्रश्न पूछा है बाबू निम्नलिखित में से कौन अजैव संसाधन है। तो बाबू ये याद रखिएगा जो चट्टान है वो अजैव संसाधन, बल्कि जैव मतलब जीव जंतु आते हैं उसमें, जीव पौधा मछलियाँ आती हैं, ये जैव संसाधन है, बल्कि अजैव संसाधन क्या है? चट्टान है बाबू। ये तो इसका उत्तर आप फटाक से दे देंगे, हमको पता है। चलिए बाबू 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न बाबू देखिए ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की? तो वो है उत्तराखंड। ये भी बताया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। 22वां प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए बाबू यहाँ 25वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है बाबू? ये भी बताया है कि पोटास, फास्फोरस और चूना पत्थर की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। चूना, फास्फोरस और पोटास भी बताया ना बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको ध्यान से जितना प्रश्न बताएंगे बाबू ध्यान से प्रश्न को पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यार, अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न 26वां प्रश्न बाबू है। कल निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है बाबू? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संभावित संसाधन किसे बोलते हैं? जिसे हम संभावना कर सकते हैं, जैसे मतलब आने वाला जो हमारे भविष्य है उसे संभावना कर सकते हैं बाबू। पवन जो है ना ऊर्जा, ये एक संभावित संसाधन है। जैसे कोयला भी खत्म हो सकता है, बक्साइट भी, बाकी पेट्रोल, बाकी पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए हम देखिएगा कभी कभी राजस्थान के एरिया में देखिए, गुजरात के एरिया में देखते होंगे आप पवन चक्की चलता होगा, इससे आप बिजली उत्पादन होता है। तो समझ में आ रहा है ना बाबू? चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 7वां प्रश्न, 27 देखिए प्रश्न देखिए ध्यान से प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा साधन पुनः चक्रीय है बाबू? इसे पुनः उसको चक्र करके दोबारा कुछ बनाया जा सकता है। तो बाबू ये लोहा है, ये इसको पुनः चक्र करके दोबारा कुछ बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए बाबू 28 लास्ट प्रश्न 28वां प्रश्न। करें निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन है? व्यक्तिगत से रिलेटेड नहीं बाबू, भूमि व्यक्तिगत से रिलेटेड नहीं। देखिए कि कोई भी चीज़ है ना, आप जैसे आप व्यक्तिगत से संसाधन नहीं है तो भूमि व्यक्तिगत एक लोगों का नहीं हो सकता, बल्कि बागान और चारागाह और खनिज संसाधन एक लोगों का हो सकता है। बल्कि जो है ना देखिए सॉरी यहाँ पर जो होगा चारागाह, यहाँ पर चारागाह व्यक्तिगत संसाधन है, इसका राइट आंसर चारागाह होगा। बागान हो सकता है और भूमि भी हो सकता है, बल्कि चारागाह नहीं हो सकता। चारागाह में देखिएगा बहुत लोग लेके जाते हैं चराने के लिए, तो बाबू खनिज संसाधन भी हो सकता है। तो बाबू इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 2 होगा, या भूमि या चारागाह। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा बाबू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।